हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। एंड आपके हैवी डिमांड पर मेरे अर्जुनर्स, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपकी यशिका मैम उर्फ यशिका दीदी आप लोग के लिए ले आई हैं समरी लेक्चर। तो फटाफट से बेटा लिविंग वर्ल्ड का समरी लेक्चर देखते हैं। इसमें पूरा का पूरा बहुत छोटा सा लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर था, इसलिए आपको रिवीजन लेक्चर ऐसा नहीं मिला कि तो इतना छोटा चैप्टर है बेटा। अगर रिवीजन दे देते तो वही समझ लो समरी लेक्चर होता। अब ये समरी लेक्चर है तो इसको रिवीजन लेक्चर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, बोथ आर सेम एक्चुअली। जब बहुत बड़ा चैप्टर होता है तो बीच बीच में हम छोटा छोटा करके रिवीजन लेक्चर मैं एक्चुअली आपको प्रोवाइड करती हूँ, पर इतना छोटा चैप्टर था तो इसके लिए समरी लेक्चर ही रिवीजन लेक्चर है, उर्फ समरी लेक्चर और यू कैन से रिवीजन लेक्चर। ठीक है, बहुत ही छोटा लेक्चर है। इसमें हमने वही टॉपिक्स का इंक्लूड किया है जो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनका अलग से एक लेक्चर मिलेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम वो कहाँ है, वो आपको अलग से मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, जो पोर्शन हट चुका है ना, बेसिकली डाइवर्सिटी जो पहला पोर्शन है, ठीक है, वो आपको मैं आपके अलग से लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए बेटा समरी लेक्चर देखते हैं। समरी लेक्चर में स्वागत है आप सबका देवी और सज्जनों आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वैरायटी। ठीक है, वैरायटी हम कहते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज हैं। और सही बात नहीं बेटा, जरा आप बगीचे में जाओ, अपने आंगन में जाओ, आपको हर किस्म के प्राणी वहीं दिख जाएंगे। कीड़े भी दिख जाते हैं, ठीक है, सांप भी दिख जाएंगे, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। पेड़ पौधे दिख जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस अर्थ पर। बहुत सारे बच्चों को लाइफ फॉर्म्स का मतलब नहीं पता था, जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिफरेंट प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछा था, आई वाज अमेज्ड। बट कोई बात नहीं, हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो लाइफ फॉर्म्स का मतलब है डिफरेंट प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हो सकता है ये प्लांट हो सकता है ये एनिमल हो, या हो सकता है किसी प्रकार का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब है कि हमारे इस धरती पर, हमारे इस प्लैनेट पर एक नहीं अनेक प्रकार के स्पीशीज दिखाई देते हैं, और उसी को हम एक छोटे से शब्द में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक IUCN के अकॉर्डिंग, मतलब तुम ये समझ सकते हो, एक कमिटी के अकॉर्डिंग, एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, या आप कह सकते हो 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है। ठीक है, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, उनके अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज थे। ठीक है, बट उसमें सबके बारे में पता नहीं था, उन्होंने अंदाजा मारा था। लेकिन ये जो 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, ये लिखित हैं, इतने हमें पता है, इनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, सबका अपना अपना अलग अलग नाम होता है ना? जैसे मैंने आपको बताया था, गोलगप्पे के कितने सारे नाम हैं, लौकी के कितने सारे नाम हैं, जो सूरन होता है, कहीं सूरन बोलते हैं, कहीं जमीकंद बोलते हैं, कहीं ओल बोलते हैं, प्याज के इतने सारे नाम हैं। ठीक है, तो एक स्पीशीज़ के अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट पर, अलग अलग रीजन पर इतने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नाम हैं। कितनी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए साइंटिस्ट को एक ऐसा नाम चाहिए था जो यूनिवर्सली जाना जाए, जिसकी यूनिवर्सल पहचान हो, और वो यूनिवर्सल पहचान वाला नाम क्या कहलाता है? उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप साइंटिफिक नाम देते हो, इस प्रक्रिया को नॉमनक्लेचर कहा जाता है। नामकरण करने की जो परंपरा है उसको नॉमनक्लेचर कहते हैं। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि हर स्पीशीज अपने अलग अलग रीजन में लोकल नाम से जाना जाता है, जिसको हम वर्नैकुलर नाम भी कहते हैं। जैसे हमारा भी बेटा प्यार से कुछ नाम हो सकता है ना। अब सबको थोड़ी पता है कि मेरा नाम डॉली भी है। ठीक है, अब स्कूल में कोई बुलाएगा डॉली तो किसी को पता ही नहीं होगा हु इज डॉली, बिकॉज माई ऑफिशियल नेम इज यशिका, है ना? सिमिलरली बेटा, हर स्पीशीज का अगर अपना लोकल नाम होगा तो भैया कोई पहचान ही नहीं पाएगा किस स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, किस स्पीशीज की हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा नाम चाहिए था जो यूनिवर्सली नोन हो, यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है,
और लोकल नाम बेटा जगह बदल दो तो नाम बदल जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए हमें एक ऐसा नाम चाहिए था जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। प्लांट के लिए बोटैनिकल नेम और एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम कहते हैं उसको। और जब हम नामकरण करते हैं किसी का, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर। नाम हम क्या देते हैं, साइंटिफिक नाम देते हैं। जैसे प्लांट्स के लिए बोटैनिकल नेम और एनिमल के लिए जूलॉजिकल नेम दिया जाता है। लेकिन नाम देने से पहले, नामकरण करने से पहले आपको सही ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर तुमने ऑर्गेनिज्म ही गलत आइडेंटिफाई किया है तो तुम नाम सही नहीं दोगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है नाम देने के लिए, नामकरण करने के लिए, कि पहले आप ऑर्गेनिज्म को तो ठीक ठाक पहचानिए। तो देखो, बिफोर नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आइडेंटिफिकेशन अगर सही करोगे तभी नॉमेनक्लेचर सही होगा, नहीं तो आगे का सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, नाम करने के लिए बेटा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे प्लांट्स का अगर नाम देना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसीजर्स है जो ICBN ने तय किए हैं। इसके तहत सारे नियमों का पालन करते हुए तुम प्लांट्स का नामकरण कर सकते हो। ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आपको जानवर का नामकरण करना है तो आपको किसके नियमों के तहत करना पड़ेगा, ICZN, जहां पर Z किसके लिए स्टैंड करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसकी यूनिवर्सली पहचान है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा, कैरोलस लिनस। कैरोलस लिनस जी ने ना बहुत ज़्यादा काम किया था टूवर्ड्स दिस फील्ड, इसीलिए तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड हम पढ़ेंगे क्या, रिवाइज करेंगे। हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की रूल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे नहीं, सॉरी, हम करेंगे रिवाइज। ठीक है, साइंटिफिक नेम को डिराइव कहाँ से किया जाता है बेटा, लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज से अगर वो शब्द नहीं मिल रहा है तो अपने शब्द को लैटिनाइज भी कर सकते हो। जैसे यशिका की जगह यशिकम कर दो, जैसे सोलेनम होता है ना, तो यशिकम कर दो। ठीक है, सिंग की जगह सिंगी फेरा कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है या तो आप लैटिन लैंग्वेज से शब्द ले लीजिए, नहीं तो उसको लैटिनाइज कर लीजिए। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज क्यों चूज की जाती है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उसको साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का बेटा एक समय पर एक ही साइंटिफिक नेम होगा। जैसे हमारा होमो सेपियंस है, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका है, लायन का पैंथेरा लियो है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम है। एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम नहीं है। जैसे मैंगो का कोई और नाम है नहीं, पैंथेरा लियो सिर्फ लायन का ही नाम है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होता है, बट उस एक साइंटिफिक नाम में दो शब्द होते हैं। एक होता है जीनस, जिसको जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, और दूसरा होता है स्पीशीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें ये जो मेंजीफेरा है ये इसका जीनस है, और इंडिका इसका क्या है बेटा, स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। लिखने का तरीका होता है, जब आप लिखते हो तो आप देखो जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हो, स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हो। और अगर किताबों में होता है तो आप देखो एक अलग तरीके से ऐसे सारे लेटर्स टिल्टेड रहते हैं, उसको इटैलिक फॉन्ट कहते हैं। क्यों अंडरलाइन करते हैं, क्यों इटैलिक्स में होता है, लैटिन लैंग्वेज को बताने के लिए। अगर आप कहीं पे भी इटैलिक्स देख रहे हो तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो शब्द उठाए गए हैं ये एक लैंग्वेज से उठाए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से। तो लैटिन लैंग्वेज को दर्शाने के लिए जब प्रिंटेड होता है तो इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब हैंड रिटन होता है तो उस जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जब जब जीनस अपने हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से लिखोगे, ठीक है, तो उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखना। प्रिंटेड भी होगा तो भी इसका पहला लेटर, पहला शब्द कैपिटल लेटर होगा, अपर केस लेटर होगा। और स्पीशीज़ का जब भी लिखोगे या जब भी किताबों में प्रिंटेड होता है, स्पीशीज़ का या स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर हमेशा छोटा होता है, स्मॉल होता है।
उसके बाद और क्या रूल पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था बेटा कि जब प्रिंट करते हैं इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स। देखो इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहता है। जब हम लिखते हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये क्या डिनोट करता है बेटा? डिनोट लैटिन ओरिजिन। क्या डिनोट करता है बेटा? लैटिन ओरिजिन। उसके बाद आता है ऑथर्स का नाम कहाँ लिखेंगे? ऑथर्स का नाम हमेशा लिखा जाता है बेटा एंड में। एंड मतलब स्पीशीज एपिथेट के बाद। ना तो इसको अंडरलाइन करते हैं, ना तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। नॉर्मल जैसे प्रिंटिंग भाषा होती है ना रोमन लैंग्वेज में, उसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसको कोई स्पेशल तरीके से नहीं लिखा जाता है। पूरा नाम नहीं लिखा जाता। लीनियस का देखो पूरा नहीं है, आधा अधूरा नाम है, एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो क्योंकि मैंजीफेरा इंडिका ये नामकरण किसने किया था? जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोगों का नामकरण कोई बुआ कर देती हैं, ठीक है, या मासी कर देती हैं, है ना। तो सिमिलरली मैंगो का नामकरण किसने किया है? लीनियस ने। तो लीनियस का नाम आप लिख सकते हो एंड में। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो इसमें देखो जीनस भी है, इसमें देखो स्पीशीज भी है, और इसमें ऑथर्स का नाम भी है। जब एक नाम में जीनस, स्पीशीज, ऑथर्स तीनों होते हैं तो वो बन जाता है बेटा बाइनोमियल एपिथेट। इस बाइनोमियल एपिथेट में जीनस, स्पीशीज, ऑथर का नाम तीनों का तीनों होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। सबका नाम लीनियस ने नहीं दिया। अगर कभी क्वेश्चन आए कि हर साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय लीनियस, दिस इज नॉट राइट। बट हाँ, लीनियस जी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, तो बहुत सारे नामकरण ऑर्गेनिज्म के उन्होंने किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन करने से ना बेटा चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। अगर आज हम क्लासीफाई नहीं करते तो हमें सब कुछ रैंडमली पढ़ना पड़ता। क्लासिफिकेशन से हम सब कुछ सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आप ऑब्जर्व करोगे उसी के बेसिस पे तो क्लासीफाई करोगे। जैसे अब तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम पढ़ चुके हो, तो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर पेड़ों को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया था। मतलब जो दिखता है, जैसा दिखता है उसी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप ये सब कह सकते हो ना कि हम सब सेम स्पीशीज है। क्यों मैम? क्योंकि हम सब एक जैसे दिखते हैं मैम। हम सबका बाहरी रूप, हम सबका मॉर्फोलॉजी, हम सबका एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हम सब में सेम है। हम सबके पास दो कान है, हम सबके पास एक नाक है, हम सबके पास दो आँख है, दो आईब्रोज हैं, ठीक है, एक मुंह है, एक सर है, दो हाथ है, हाथों में 10 उंगलियां हैं, दो पैर हैं, पैरों में 10 उंगलियां हैं। हम स्ट्रेट ऐसे जैसे इंसान चलता है, फिरता है, खेलता है, कूदता है, खाता है। वी हैव सो मेनी सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तो डेफिनेटली वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज। मतलब आप बाहरी रूप रंग देख करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला मात्र रूल है कि मॉर्फोलॉजी पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। जो साइंस बेटा क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है उस साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, जिसके फादर, पिताजी कौन है? चरण स्पर्श करिए, कैरोलस लीनियस जी, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने अलग अलग प्रकार की टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी दी थी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी दी थी, इवन सिस्टमैटिक्स भी इन्होंने ही दी थी। हम देखेंगे बेटा इन तीनों प्रकार की टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले जब भी टेक्सोनॉमी करते हो, मतलब जब भी आपको चीज़ों को क्लासिफाई करना है, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और वो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं बेटा? आपको फॉलो करना होता है CICN। ये CICN क्या है बेटा? क्लास में बताया था। C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टराइजेशन, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, C स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड N स्टैंड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। कभी भी क्लासीफाई करना है तो आपको पहले कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारी क्लास का नाम अगर मुझे करना है तो मुझे भी तुम्हारे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हें सही तरीके से पहचानना पड़ेगा, और सही तरीके से पहचानने के बाद तुम्हें मैं क्लासीफाई करूंगी और उसके बाद तुम्हारा नामकरण करूंगी।
एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, टेक्सोनॉमी में सेट करने का यही 4 बेसिक तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स में बेटा एक है क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब जैसे कथक होता है ना, जैसे भरतनाट्यम होता है। क्लासिकल मतलब पुराना। तो ये पुराना टेक्सोनॉमी क्यों था? क्योंकि वो पुराने ढर्रे से चले जा रहा था। पुराना ढर्रा मतलब वही सिर्फ मॉर्फोलॉजी, बाहरी रूप रंग देखो और क्लासिफाई कर दो। कब तक बाहरी रूप रंग देख करके क्लासिफाई करते रहोगे? ये बहुत पुराना तरीका है क्लासिफाई करने का, पुराना, बेहद पुराना। इसीलिए इसको अच्छा टेक्सोनॉमी वाला क्लासिफिकेशन नहीं माना गया था। तंग आ गए थे लोग, बार बार मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफाई करना पड़ रहा था, तंग आ चुके थे। तो अब जरूरत थी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के। इनके नाम में मॉडर्न था बेटा। ठीक है, लोग जैसे कहते हैं ना मेरी तो बहुत मॉडर्न सोच है, लोग कहते हैं मेरी तो बहुत मॉडर्न सोच है। मॉडर्न बोलने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता है ना, सोच भी आपकी उसी प्रकार से होनी चाहिए। आपको बात करने के तरीके से उनके समझ में आ जाएगा कि उनकी किस प्रकार की सोच है, विकसित है या नहीं है। तो सेम बेटा इनकी टेक्सोनॉमी मॉडर्न थी, और मॉडर्न इसलिए भी थी क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी के अलावा बड़े और सारे फीचर्स थे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते थे क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्लासिफिकेशन के लिए वो होती है इवोल्यूशन, वो होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो होती है फाइलोजेनी। वो इसमें मिसिंग थी। ठीक है, बट यस अच्छा सिस्टम था, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के अलावा भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे मॉर्फोलॉजी यूज़ की गई थी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूप रंग। इसके अलावा एनाटॉमी का इस्तेमाल किया गया था। एनाटॉमी मतलब अंदर से हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे आप जब डॉक्टर बन जाओगे आप भी डेड बॉडी को काटोगे, पीटोगे, अंदर से ह्यूमन बॉडी कैसा दिखता है उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी भी यूज़ किया गया था। उसके पास सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, ये सब भी कंसिडर किया गया था। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ हिस्ट्री है कि वो कैसे डेवलप करता है ये भी कंसिडर किया गया था। फिर एक ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब एक इकोसिस्टम में, एक इन्वायरमेंट में जब वो रहता है तो उसका रोल क्या है। जैसे प्लांट का क्या रोल है, वो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करता है। बैक्टीरिया का क्या रोल है, वो डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इन सब फिगर्स को, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके जब क्लासिफाई किया जाए, ऐसी टेक्सोनॉमी को हमने मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। बट कैरोलस लीनियस ने भी इनसे एक और अच्छी टेक्सोनॉमी दी जिसका नाम था सिस्टमैटिक। बच्चे पूछ रहे हैं मैम सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी में फ़र्क क्या है बेटा? ये भी एक प्रकार की टेक्सोनॉमी ही है, ये भी एक प्रकार की टेक्सोनॉमी ही है बेटा। बस इट इज़ जस्ट कि ये सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें फाइलोजेनी भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब इसमें इसमें बेटा ये सारी चीज़ें तो हैं ही, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजी, ये सारी बातें तो हैं ही। जो टेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली ये सारी बातें तो हैं ही। इनके साथ साथ एक और नई बात जो इंक्लूड हो गई थी वो थी फाइलोजेनी। ठीक है, ये किसने दिया था बेटा? ये भी कैरोलस लीनियस जी ने था। इसमें एक जो शब्द आ रहा है सिस्टमा, ये डिराइव किया गया था बेटा एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब आपको एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता है कि वो इवॉल्व कैसे हुआ था, वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर के आया है, तभी आप सही तरीके से क्लासिफाई या स्टडी कर सकते हो। इसीलिए इसको बेस्ट कहा गया था टेक्सोनॉमी में। ठीक है, और जब आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता होती है ऑर्गेनिज्म की, तभी आप डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स के बीच में स्टडी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सोनॉमी था जिसको इस्तेमाल किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, एक तो कैरोलस लीनियस जी ने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरे, उसका जिक्र है एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है बेटा कि पुराने ज़माने में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते थे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था, डिपेंड करता है कि इंसान उसको किस प्रकार से यूज़ करता है या नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में बेटा इतनी इच्छाएं नहीं थी, तो जो ऑर्गेनिज्म यूज़ में आ रहा है
उनको दिख रहा है, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बेसिस को अपने मतलब के हिसाब से जितनी एक इंसान की समझ थी उस टाइम पे पुराने ज़माने में, उस तरीके से क्लासिफ़ाई कर देते थे। बट आपको भी पता है बेटा, जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमें एक साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होती है क्लासिफ़ाई करने के लिए। इसलिए इजाद हुए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, ठीक है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं, 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है? और वो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ कौन हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। फाइलम और डिवीजन एक ही लेवल पर हैं, इनका एक ही रैंक है, बस डिफरेंस ये होता है कि फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ऑब्लिगेट का मतलब इतने एटलीस्ट तो आपको यूज़ करना ही है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन एक स्टेप प्रोसेस नहीं होता। क्लासिफिकेशन अगर करना है तो मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं। कितने कुल मिला जुला करके स्टेप्स लग रहे हैं? 7। ठीक है, इन 7 कैटेगरीज को हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्योंकि 7 कैटेगरी 7 अलग अलग लेवल पर हैं। तो जहां पर इतने सारे लेवल्स जुड़ जाते हैं वहां पे शब्द आता है हायरार्की का। याद कैसे करोगे? उसके लिए निमोनिक्स दिया है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, हर एक स्टेप एक रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। ये एक कैटेगरी है, ये एक रैंक है। हर एक कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, 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 ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है बेटा? तो वो है स्पीशीज। वो क्या है बेटा? स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मतलब लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो बेटा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? घटते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर लिखा है, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक की तरफ चलते हैं, तो हम स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि स्पीशीज पर तो हम एक जानवर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किंगडम लेवल पर तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो कहाँ हम स्पेसिफिक हुए? तो स्पेसिफिसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद बेटा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक भी डिक्रीज होते जाते हैं। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, या आप अपने कॉपी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो बेटा। आप देखो ना, कहाँ मिलते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर हम स्पीशीज़ पर बात करेंगे तो एक ही स्पीशीज़ की बात करेंगे। जैसे स्पीशीज़ लेवल पे बात करें तो इंसानों की बात करो, होमो सेपियंस की बात करो, हम सब सेम है क्योंकि हम सबका सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, किंगडम लेवल, हमारा किंगडम क्या है बेटा? किंगडम एनिमेलिया। उस किंगडम एनिमेलिया में हम भी हैं, सांप भी है, बिच्छू भी है, ठीक है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, चूहा भी है, रैबिट भी है, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, फ्रॉग भी है, डियर भी है, टाइगर भी है, लायन भी है। हम कहाँ सिमिलर हैं उनसे? आर वी सिमिलर टू देम? हम सांप जैसे हैं, हम खरगोश जैसे हैं, हम कछुए जैसे हैं? नहीं ना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले गए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स घट जाती है। हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो गए। जनरली हम कह सकते हैं हाँ वी ऑल बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, सिमिलर नहीं। ठीक है, फिर उसी का उल्टा वर्जन लिखा हुआ है कि अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलेंगे तब क्या होता है बेटा? तब स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब क्योंकि हम स्पीशीज लेवल पर आज जब आएंगे तो हम एक ही स्पीशीज की बात करेंगे। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ता चला जाएगा और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स घटता चला जाएगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतना कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि किंगडम लेवल पर एक नहीं बहुत सारी स्पीशीज हैं। अगर उन स्पीशीज में सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढने को देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे हमारा और सांप, हम किंगडम एनिमेलिया पे हैं, क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है? हमारे और बिच्छू में क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, बस यही है कि हम जानवर हैं, है ना।
इससे ज़्यादा कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर हायर कैटेगरी पे रहोगे बेटा, उतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने पढ़ा है किंगडम, जैसे एक एनिमेलिया का लिया कि एक हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक है। इस एनिमल किंगडम पे हम भी हैं, सांप भी है, फिश भी है, फ्रॉग भी है, कीड़ा भी है, हाइड्रा भी है। ठीक है। अब देखो हम सब एक किंगडम में बिलोंग कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर की कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी। हम देखो हमारे में क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है, ना तो हम फ्रॉग जैसे हैं, ना तो हम इंसेक्ट जैसे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है शेयर लेस सिमिलैरिटी, क्योंकि ये सब बेटा हायर कैटेगरी का एग्जाम्पल है, और हायर कैटेगरी पर जितना आप रहोगे उतना कम आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेगा, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब में सबसे नीचे कौन है, जीनस है। अगर इसमें ऑप्शन स्पीशीज होता तो स्पीशीज हम मार्क करते। ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में कराए थे। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एक टेक्सॉन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एक टेक्सॉन और एक कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हो, जितना भी एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, वो सब एक टेक्सॉन है। टेक्सॉन का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस कैटेगरी पर होगा वो एक अलग चीज है। जैसे होमोसेपियन एक स्पीशीज है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये टेक्सॉन है। ये स्पीशीज के लेवल पर है तो दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी स्पीशीज। ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, मैंने क्लास में भी बताया था आपको, ये देखो, ये देखो, ये पढ़ा था ना हमने। ये जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, जैसे मस्का डोमेस्टिका, ये क्या है बेटा, ये एक टेक्सॉन है। ये हाउस फ्लाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक टेक्सॉन है। ये किस लेवल को बिलोंग करता है, स्पीशीज लेवल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिप्टेरा, डिप्टेरा क्या है, एक टेक्सॉन है। किस लेवल, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर। इंसेक्टा क्या है बेटा, इंसेक्टा एक टेक्सॉन है, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, क्लास। मोनोकॉटलिडनी, मोनोकॉटलिडनी क्या है बेटा, एक टेक्सॉन, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, क्लास। सैपिनडेल्स क्या है बेटा, एक टेक्सॉन, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर। म्यूसेडी क्या है बेटा, एक टेक्सॉन, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, फैमिली। होमिनिडी क्या है, एक टेक्सॉन, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, फैमिली। ट्रिटिकम क्या है बेटा, टेक्सॉन, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जीनस। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, ये सारा का सारा जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बेटा, ये सारा का सारा जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये सब टेक्सॉन है। These all are taxon। और ये जो हम अंग्रेजी के शब्द पढ़ते हैं, ये क्या होता है, कैटेगरी। ये डिफरेंस होता है एक टेक्सॉन और एक कैटेगरी में। टेक्सॉन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। और वो टेक्सॉन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है। कैटेगरी वो 7 जो आपने कैटेगरी पढ़ी है, दैट्स इट। उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे आप, वो सारे के सारे टेक्सॉन है। ठीक है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे 7 के 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो स्पीशीज एज अ कैटेगरी क्या पढ़ा था बेटा हमने, स्पीशीज एज अ कैटेगरी पढ़ा था। किसको स्पीशीज कहेंगे, क्या हम सब सेम स्पीशीज हैं, हाँ मैम हम तो सेम स्पीशीज है। क्यों, बिकॉज हम सब में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। तो जो स्पीशीज देखने में सेम हैं, जो फंडामेंटल सिमिलर हैं, उनको स्पीशीज कह सकते हो। दूसरी बात, बड़े सारे साइंटिस्ट लोग थे, बड़े सारा कॉन्सेप्ट दिया था। एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मेयर, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिस कॉन्सेप्ट का नाम था बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के तहत आप तभी एक स्पीशीज कहलाओगे जब आप साथ में रिप्रोड्यूस करो और जो आपका बच्चा आए वो फर्टाइल हो। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर भी ले रहे हैं, तो जो बच्चा आएगा वो कैसा होगा, स्टेराइल। ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जब स्पीशीज इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, तभी जाकर के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेगा। कौन से स्पीशीज बेटा? जब सेम स्पीशीज, when same species interbreed then only fertile offsprings produce होगा। फर्टाइल मतलब जो आगे अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा हम अपने बाहर जाकर के देखें, ठीक है, मोहल्ले में बाहर जाकर के देखें, नेचर में देखें, तो नेचर में बहुत सारे स्पीशीज एक साथ, जैसे गाय, डॉग, कैट सब एक साथ रह रहे हैं। डॉग और कैट सेम स्पीशीज नहीं है। वैसे कायदे से इस कॉन्सेप्ट का नियम अगर फॉलो करो, इस कॉन्सेप्ट के तहत, तो इन दोनों को एक साथ रिप्रोड्यूस, इंटरब्रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम थोड़ी रोकोगे। अगर कैट और डॉग मीटिंग कर रहे हैं, कैट और डॉग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअली, तो तुम थोड़ी जाके बोलोगे, तुम थोड़ी उनको ज्ञान देने लगोगे, अरे नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारी कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? उनको थोड़ी कुछ समझ है, वो थोड़ी तुम्हें सुन सकता है, वैसे जैसे एक इंसान एक दूसरे को सुन सकता है। तुम वहां पर जाकर के ज्ञान भगाते रहोगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर दो डिफरेंट स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर भी लिया, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अगर कर लिया तो क्या होगा भाई? देखो डिस्क्लेमर दिया था, अर्न्स्ट वेयर ने डिस्क्लेमर दिया था कि भैया अगर तुम अलग अलग स्पीशीज हो तो तुम्हें रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, तुम्हें रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिप्रोडक्शन के मामले में दूर दूर रहना चाहिए। यू शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड अगर तुम दो डिफरेंट स्पीशीज हो। लेकिन तुम्हारा अगर मन नहीं मान रहा है, तुम्हारा मन चंचल है और तुम दो डिफरेंट स्पीशीज हो, तुमने कर लिया, रूल के विरुद्ध जाकर के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लिया, मेटिंग कर ली, इंटरब्रीड कर ली, तो होगा कुछ नहीं, कर तो लोगे ही तुम। बस ये होगा कि जब आपका जब बच्चा आएगा वो कैसा होगा बेटा? स्टराइल। स्टराइल मतलब अब ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके बच्चे नहीं आएंगे, इसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे म्यूल। म्यूल क्या होता है बेटा? कच्छर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? खच्चर, ठीक है। खच्चर जो होता है ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज का प्रोडक्ट है, हॉर्स एंड डोंकी का। दैट इज वाई बेटा मना किया तो हॉर्स एंड डोंकी को भैया कि तुम अलग अलग स्पीशीज हो, तुम्हें कायदे से रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तुम्हें कायदे से इंटरब्रीड नहीं करना चाहिए। इन दोनों ने नहीं सुनी, इनको करना था तो भैया कर लो, लेकिन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो किसी काम का नहीं है, वो स्टेराइल है, क्योंकि ये नियम के अगेंस्ट जाकर के बना है, ठीक है। फिर एक लाइगर होता है। लाइगर हाइब्रिड है, दो अलग अलग स्पीशीज का, लायन टाइगर का। अब इनको तो कौन समझाने जाएगा बेटा, ये तो सर्वश्रेष्ठ जानवर है, इनको भी मना किया गया था कि इस कॉन्सेप्ट के विरुद्ध मत जाओ, बट इन्होंने भी नहीं सुनी, किया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मेटिंग की, इंटरब्रीड किया, कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया भैया, क्या करें। लेकिन जो बच्चा आया वो क्या निकला? स्टेराइल। क्योंकि फर्टाइल बच्चा तभी होगा जब स्पीशीज दोनों सेम होंगे, ठीक है, और स्टेराइल बच्चा होगा अगर स्पीशीज डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? जीनस के बारे में पढ़ा था। मिलते जुलते सेम स्पीशीज को हम उठा उठा के रखने लगे सेम जीनस में। जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, दीज वर रिलेटेड स्पीशीज, तो इनको उठा करके एक जीनस में रख दिया। उस जीनस का नाम क्या था? पैंथरा, ठीक है। एक जीनस, देखो पैंथरा एक नाम है, लेकिन ये पैंथरा लायन के नाम में भी है, ये पैंथरा टाइगर के नाम में भी है, ये पैंथरा लेपर्ड के नाम में भी है। मतलब एक जीनस एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जब एक जीनस एक से ज्यादा साइंटिफिक नेम में प्रेजेंट हो, ऐसे जीनस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीटिपिक जीनस, ठीक है। अब देखो पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल ये रिलेटेड स्पीशीज थे, तो इनको उठा करके रख दिया गया सेम जीनस, और उस सेम जीनस का नाम क्या था? सोलेनम। अब सोलेनम देखो आलू के नाम में भी है, सोलेनम मकोई के साइंटिफिक नेम भी है, सोलेनम बैगन के साइंटिफिक नेम में भी है, ब्रिंजल के साइंटिफिक नेम में भी है। मतलब ये सोलेनम जीनस भी एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में मौजूद है, तो ये भी कैसा जीनस हुआ बेटा? पॉलीटिपिक जीनस, ठीक है। अब डॉग, वुल्फ, जैकल ये भी रिलेटेड स्पीशीज थे, शक्लें देखो आप, ठीक है। तो इनको उठा करके सेम जीनस में रख दिया, उस जीनस का नाम क्या था? कैनिस। अब कैनिस भी देखो बेटा तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नाम में है, तो ये भी क्या है बेटा? पॉलीटिपिक जीनस। फिर कैट का जीनस भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है? फेलिस। एनसीईआरटी में एक लाइन है
जीनस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ये कैसे थे बेटा? ये क्या है बेटा? ये ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज का। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ये है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जैसे ये क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और इस रिलेटेड स्पीशीज में क्या है बेटा? पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल। ये भी क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और इस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज में कौन है, कौन कौन से रिलेटेड स्पीशीज हैं? डॉग, वोल्फ एंड जैकल। ठीक है। पैंथरा क्या है बेटा? जीनस। जीनस क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और यहाँ पर रिलेटेड स्पीशीज कौन है? लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। अगर मैं पैंथरा वाले जीनस की बात करूं, इसमें जो रिलेटेड स्पीशीज हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनके आपस में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। अगर मैं कैनिस के रिलेटेड स्पीशीज की बात करूं तो इनके आपस में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ये जो जीनस होता है इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होते हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ एनदर जेनरा। जैसे ये स्पीशीज है पैंथरा जीनस का और ये स्पीशीज है कैनिस जीनस का। अगर तुम इस स्पीशीज और इस स्पीशीज को कंपेयर करो तो इसमें तुम्हें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका जीनस और इनका जीनस अलग अलग है। इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि एक जीनस में जितने भी स्पीशीज आते हैं उनमें ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, ना कि दो अलग अलग जीनस के स्पीशीज में। ठीक है। आगे हमने इसके बाद क्या पढ़ा था बेटा? फैमिली पढ़ी थी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे जितने भी मिलते जुलते जीनस होते हैं बेटा उनको हम एक फैमिली में रख देते हैं। जैसे सोलेनम, पिटूनिया और दतुरा, दे आर रिलेटेड जीनस, तो इनको सेम फैमिली में रख दिया जिसका नाम था सोलेनेसी। प्लांट में जो फैमिली होती है उसका सफिक्स क्या होता है बेटा? एसी होता है। किस आधार पर सेम फैमिली में रखा जाता है? क्योंकि जितने भी रिलेटेड जीनस हैं उनमें वेजिटेटिव मतलब इनका रूट, स्टेम, लीफ और इनका फ्लावर मतलब किसमें कितने पेटल्स हैं, सब कुछ सेम है। इस आधार पर इनको सेम फैमिली में रख दिया जाता है। ठीक है। जो पैंथरा वाले स्पीशीज थे और जो कैट था इनका भी एक ही खानदान है, उस खानदान का नाम क्या है? फेलिडे। ठीक है। एनिमल्स के केस में बेटा फैमिली का सफिक्स होता है ईडे। ठीक है। और जो कैनिस वाले जीनस होते हैं बेटा उनको प्लेस कर दिया जाता है एक फैमिली में जिसका नाम है कैनिडे। अगेन देखो ईडे। ठीक है। तो ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा। आप 4 बार लिख लीजिए या मम्मी पापा या किसी को सुना दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिलेटेड फैमिलीज को हम कहाँ रख देते हैं बेटा? ऑर्डर में। जैसे एक फैमिली है सोलेनेसी, एक फैमिली होती है कॉन्वॉल्वुलेसी। आप देखो एसी सफिक्स होता है प्लांट में फैमिली का। ये मिलते जुलते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो या जिनको आप सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हो, क्योंकि फ्लावर रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। तो क्योंकि इनका फ्लावर सेम होता है इस आधार पर इनको सेम ऑर्डर में रख दिया जाता है जिसका नाम है पोलीमोनियल्स। अगर प्लांट का ऑर्डर लिखते हैं तो वो एंड किससे होता है? एल से। तो इनका सफिक्स क्या है बेटा? एल्स। ठीक है। एनिमल्स के केस में फेलिडे एंड कैनिडे, ये जो रिलेटेड फैमिलीज हैं इनको एक ऑर्डर में रख दिया जाता है जिसका नाम है बेटा कार्निवोरा। एनिमल्स के केस में ऑर्डर का ऐसा कोई सफिक्स नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे क्लास के। मिलते जुलते ऑर्डर को एक क्लास में रख दिया जाता है। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें कौन कौन आ गया? इंसान, बंदर, गोरिल्ला, गिबन। और अभी आपने एक ऑर्डर पढ़ा ऑर्डर कार्निवोरा। ये दोनों क्या है बेटा? मैमल्स हैं, क्योंकि इनके पास प्रेजेंस है एक्सटर्नल हेयर की, एक्सटर्नल ईयर की और मेमोरी ग्लैंड की। इन सेम फीचर्स के बेसिस पर इनको सेम कैटेगरी सेम क्लास में रख दिया है, दैट इज मैमेलिया। ठीक है। प्लांट में पॉलीमोनियल्स और सैपिंडेल्स मैंगो का ऑर्डर होता है।
ये भी रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों डाइकॉट हैं, दोनों के पास दो दो कॉटलिडन है। इस आधार पर इनको सेम क्लास में रख दिया गया है जिसका नाम है डाइकॉटिलिडने। ए सफिक्स होता है क्लास इन प्लांट्स, ठीक है। कोई मोनोकॉट वाले होते तो मोनोकॉटिलिडने होता, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल लिखवाया था क्लास का, जैसे ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे बेटा, ये नाम अगला प्लांट किंगडम चैप्टर आएगा। जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, तो उसमें सफिक्स क्या होता है, फाइसी, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी। ब्रायोफाइट्स आगे पढ़ोगे बेटा आप, उसमें सफिक्स क्या होता है, ऑप्सिडा, ठीक है। मोनोकॉटिलिडनी क्या है बेटा, सफिक्स होता है एंजियोस्पर्म फॉर क्लास एई। ये सब बेटा आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये मत सोचना कि अभी आपको इसका डिटेल क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पे सिर्फ आइडिया दिया है, ये सब आप आगे जा कर के पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस अभी आपने याद रखना है सिर्फ फाइलम और डिवीजन। जितने भी क्लास होते हैं बेटा, जैसे क्लास मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस, बर्ड्स वाला, इन सबको एक फाइलम में रख दिया जाता है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, जिसको आप ज़ूलॉजी में पढ़ोगे। क्लास डाइकॉटिलिडनी, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, ये सब आ जाते हैं सेम डिवीजन के अंदर जिसका नाम है एंजियोस्पर्मे, ठीक है। अब जितने भी मिलते जुलते फाइलम हैं उनको एक किंगडम में रख दिया जाता है, किंगडम एनिमेलिया। जितने भी डिविजन्स हैं उनको रख दिया जाता है किंगडम प्लांटे में। किंगडम प्लांटे आप अलग से बॉटनी में एक चैप्टर पढ़ोगे, किंगडम एनिमेलिया आप अलग से एक चैप्टर ज़ूलॉजी में पढ़ोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धीरज रखना है। ईच एंड एवरी वर्ड विच इज़ देयर, विच इज़ बीइंग टॉट, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका प्यारा सा छोटा सा रिवीजन लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप ब्रिंजल का लिख लेना। तो सॉरी, ब्रिंजल का तो लिखवा दिया था, पोटैटो का लिख देना। पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, इसका जीनस क्या हो गया, सोलेनम। सोलेनम वाले जीनस को हम कहाँ रखते हैं बेटा, सोलेनेसी में। सोलेनेसी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स वाले क्या होते हैं बेटा, डाइकॉट, दो कॉटलिडन, डाइकॉटलिडनी। डाइकॉटलिडनी को आप कहाँ रखोगे, एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म का किंगडम क्या होगा, किंगडम प्लांटे। ये देखो होमवर्क, और क्वेश्चन वाले होमवर्क भी दिए थे मैंने आपको इस लेक्चर में, वो आपको PYQ सेशन के साथ वो होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। कहा है ना, कोई भी होमवर्क बिना डिस्कशन किए नहीं रहेगा, तो वो मैम का प्रॉमिस है, और हमेशा आपको पता है मैम पूरा प्रॉमिस पूरा करती हैं, ठीक है। तो आपके हैवी डिमांड पर बेटा ये था आपके लिए प्यारा सा समरी लेक्चर फॉर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इजी है बेटा, ट्रस्ट मी। आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो, फैमिली, कैटेगरी, एनाकार्डियेसिस, एपेंडिस पहली बार ज़रूर सुन रहे हो। हर चीज़ बेटा जब पहली बार पढ़ते हो वो टफ हो, ये ज़रूरी नहीं है। बचपन में ABCD पढ़ना सीखा था ना, पहली बार पढ़ा था, टफ था, उस समय पे लगता था, आज लगता है अरे यार तेरे को ये भी नहीं आता, जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो अपना वो समय याद रखो बेटा कि वो टफ नहीं होता, इट इज़ जस्ट वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैम की बात मानना, सिर्फ 5 बार हर चीज़ें लिखना, आपको वो याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपके पास होती तो मैं बोलती मुझे सुना लो, अब मैं आपके पास हूँ नहीं, बहुत दूर हूँ, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। बट वो घर में कोई भी हो जिसके साथ आप पढ़ाई करते हो, कोई आपसे बड़ा है, तो उसको ज़रूर सुनाओ, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए समरी लेक्चर के लिए बस इतना ही। PYQ सेशन का भी लेक्चर मिलेगा, ज़रूर देखना उसको। और हर लेक्चर के बाद, जैसा मैम आपसे हमेशा कहती हैं, लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैम हमेशा आपके मैसेजेस का वेट कर रही होती हैं, कमेंट्स का वेट कर रही होती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।